हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। यह क्लास 6 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले इकोनॉमिक्स के सबसे पहले चैप्टर द वैल्यू ऑफ वर्क, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दोनों तरह के एक्टिविटीज़ जो होते हैं, जो हमारे चारों तरफ सभी लोग कैरी आउट करते हैं, जो कि होते हैं इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उन्हें समझा था कि कैसे उन्हें डिफरेंशिएट किया जा सकता है और कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम इन पर्टिकुलर केवल और केवल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उन पर फोकस करेंगे और जानेंगे कि ये कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये किस तरह के चीज़ों से संबंध रखते हैं, ये अलग अलग प्रकार की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें समझने के लिए हम एक रियल लाइफ सिचुएशन, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है उसके ज़रिए इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बच्ची है काव्या, वो अपनी आंटी के घर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और उसकी आंटी जो है उनका घर कमलापुर नाम के एक गांव में है। यात्रा के दौरान वो रास्ते पर कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स को होता हुआ देखती है, जहां पर एक हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। यह हाईवे उस शहर के जिसके अंदर वो रहती है उसे बाकी आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए इस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस हाईवे को बनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि आसपास के गांवों से उस नियर बाई टाउन, यानी सबसे पास का जो एक बड़ा शहर है, वहां तक जाने में अभी फिलहाल जो रास्ता है उससे 5 घंटे लगते हैं, लेकिन इस हाईवे के बन जाने के बाद इस टाइम को कट ऑफ करके मात्र 2 घंटे किया जा सकता है। मतलब मात्र 2 घंटे में जो है कोई भी इंसान इन गांवों से उस शहर या शहर से अपने गांव पहुंच पाएगा काफ़ी आसानी से। तो काव्या नोटिस करती है कि इस हाईवे को बनाने के लिए कई सारी बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं, जैसे एक्सकेवेटर्स, बुलडोजर्स, क्रेन्स इत्यादि, और इन्हें ऑपरेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेक्नीशियंस जो हैं उनमें मौजूद हैं। यह सब देखकर काव्या का एक्साइटमेंट और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि इस हाईवे के निर्माण होने के बाद वो और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने आंटी जो है जो गांव में रहती हैं उन्हें विजिट कर पाएंगी, क्योंकि इस हाईवे के बनने के बाद आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो काव्या अपने आंटी के घर जब पहुंचती हैं उसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करती हैं और कुछ समय बाद ही काव्या के जो अंकल हैं, यानी उसकी आंटी के जो हस्बैंड हैं, वो घर वापस लौट कर आते हैं अपने काम से। काव्या के जो अंकल हैं वो उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कंपनी के बुलडोज़र जो है उसे ऑपरेट कर रहे हैं और इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उन्हें एक मंथली सैलरी मिलती है। अगले दिन काव्या की आंटी जो है वो काफ़ी जल्दी सुबह उठ जाती हैं ताकि अपने जो हाउस होल्ड चोर्स हैं, मतलब कि घर के जितने भी काम काज हैं जैसे साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन या खाना बनाना, ये सब चीज़ें करने के लिए जो है वो काफ़ी जल्दी उठ गई हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो भी नौकरी करती हैं जो उस गांव का पोस्ट ऑफिस है उसमें, और इस वजह से वो सुबह जल्दी उठकर घर के सारे कामकाज करके अपने जॉब पर जाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही होती हैं। उनके हस्बैंड की ही तरह उनको भी एक मंथली सैलरी दी जाती है उनकी इस सर्विस के लिए। जब शाम को वो अपने काम से पोस्ट ऑफिस से वापस लौटकर घर आती हैं तो इसके बाद वो ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करती हैं जिनमें वो बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाती हैं और इसके लिए वो वीकली फ़ी भी उनसे चार्ज करती हैं। वीकेंड पर काव्या अपनी आंटी के साथ एक लोकल मैंगो ऑर्चर्ड, यानी एक लोकल जो आम का बगीचा है वहाँ विजिट करती है ताकि वहाँ से वो कुछ स्वादिष्ट आम कलेक्ट कर सकें। वहाँ वो साहिल नाम के एक आदमी को देखती है जो कि एक फार्म लेबरर है और वह एक ट्रैक्टर को ऑपरेट कर रहा है, और वो जिस फार्म लैंड पर ट्रैक्टर को ऑपरेट करके टिलिंग का काम कर रहा है वो पास ही मौजूद एक किसान की ज़मीन है। इस काम के लिए उसे डेली वेज यानी हर दिन का भत्ता दिया जाता है, जिसे हम दिहाड़ी मजदूरी भी कहते हैं। उसे अपने काम के बदले में जो पेमेंट दी जाती है उसका कुछ हिस्सा सैलरी के रूप में यानी कैश पैसे के रूप में मिलता है, जबकि कुछ बाकी हिस्सा जो है उसके द्वारा जो मैंगोज यानी आम उगाए गए हैं उन्हीं आम के रूप में जो है उसे मिलता है। और जाहिर सी बात है कि उन आमों की
कीमत जो होगी वो बिल्कुल उतनी ही होगी जितना उसकी सैलरी का हिस्सा जो उसे दिया जा रहा है वो है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। इस उदाहरण के शुरुआत में हमने देखा था कि काव्या अपने आंटी के गांव जाते समय रास्ते में मैन्युफैक्चरिंग का काम होते हुए देखती है, जो हाईवे है उसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग का काम ही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो काम है ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। अब इस कंस्ट्रक्शन वर्क में जितने भी लोग इंक्लूडिंग द अंकल ऑफ काव्या, जितने भी बड़े बड़े मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे बुलडोज़र हो गया या एक्सकेवेटर हो गया या क्रेन्स हो गए, उन लोगों को अपने काम के सर्विस के बदले में सैलरी दी जाती है। तो ये वो जो काम प्रोवाइड कर रहा है वो एक तरह की सर्विस है, और जो भी सर्विस वाली काम होती है वो टर्शियरी काम के अंतर्गत आती है, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि काव्या की जो आंटी है वो विलेज के जो पोस्ट ऑफिस है उसमें भी अपना सर्विस देती है, वहाँ उन्हें अपने सर्विस के लिए तनख्वाह या सैलरी मिलती है। तो ये भी एक तरह की टर्शियरी एक्टिविटी हो गई, चूँकि यहाँ पे भी सर्विस इन्वॉल्व है। इसके अलावा काव्या की जो आंटी हैं वो पोस्ट ऑफिस से घर वापस आकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का भी काम करती है, जिसके बदले में उन्हें फ़ी मिलता है। तो पढ़ाने का काम यानी एजुकेट करने का काम जो होता है, यानी टीचर्स जो काम कर रहे होते हैं, ये भी टर्शियरी काम के अंतर्गत आता है, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद हमने देखा था कि काव्या और उसकी आंटी गांव में ही पास में मौजूद एक आम के बगीचे में विजिट करती है, जहां से वो आम लाने जाती हैं। तो आम को पैदा करना या इन जनरल कोई भी क्रॉप जो होता है, कोई भी फसल जो होती है, उसे उगाने का काम खेती के अंतर्गत यानी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। हालांकि एग्रीकल्चर में कैटल फार्मिंग, रियरिंग या पोल्ट्री या फिर और भी कई सारे चीज़ों की जो फार्मिंग होती है वो सब भी इंक्लूड होती हैं। तो ये जो है ये कहलाता है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमने ये भी देखा था कि साहिल नाम का एक आदमी जो है वो एक पास के ही जो किसान है उसके ज़मीन पर ट्रैक्टर को ऑपरेट कर रहा था। तो ये अपनी सर्विस चूंकि वहाँ पे दे रहा था ट्रैक्टर को ऑपरेट करके, जिसके बदले में इसे एक तनख्वाह मिल रही थी, डेली वेज मिल रहा था, और इस वजह से ये काम जो है ये भी एक टर्शियरी एक्टिविटी के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जितने भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं, और जितने भी सर्विस प्रोवाइड किए जाने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। और इन सभी एक्टिविटीज़ में एक चीज़ कॉमन हम देख सकते हैं वो ये है कि इन सभी एक्टिविटीज़ में पैसे का लेन देन हमेशा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अब आइए एक और ऐसे एग्जाम्पल की ओर हम नज़र डालें जहां एक ही इंसान के द्वारा तीनों प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है उसे कैरी आउट किया जा रहा है। तो काव्या के जो पिता हैं वो एक कारपेंटर हैं और वो अपनी एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान भी चलाते हैं। तो फर्नीचर की अलग अलग जितने भी तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल कुर्सी वगैरह या अलमारी वगैरह, ये सब बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक पास ही मौजूद मार्केट से लकड़ी खरीद कर लाते हैं। तो अब लकड़ी हम जानते हैं वो पेड़ से आता है, और पेड़ जो होता है वो अब जाहिर सी बात है कि उसे उगाया जाता होगा कमर्शियल स्केल पर, तभी लकड़ी हमें मिल पाता है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जब वो लकड़ी खरीद कर ला रहे हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, और इस वजह से यहाँ पे ये प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है इनके द्वारा। काव्या के पिता जिनका नाम राजेश है, ये लगभग 600 रुपये में एक कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी खरीद कर लाते हैं। इसके बाद वो कुछ खास प्रकार के टूल्स और मशीन्स जो हैं उसे यूज़ करते हैं, जिससे वो अलग अलग प्रकार के फर्नीचर्स जो हैं उन्हें डिज़ाइन करते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल इत्यादि।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल पर ही सही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है उसे किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की? फर्नीचर्स जो हैं उन्हें बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है राजेश जी के द्वारा, जो कि काव्या के पिता हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व हो गई। इसके बाद वो पूरा फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा, जैसे मान लेते हैं एक कुर्सी है, उसे अब वो बेचने का भी काम करेंगे। तो अगर जैसे मान लेते हैं वो 1,000 रुपये में इस पूरे बने हुए रेडीमेड कुर्सी को जो है अपने शॉप में बेचते हैं और कोई उसे खरीदता है, तो यहाँ पर एक टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब वो जो है अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद उसे चूंकि 1,000 रुपये में बेचा जा रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने खरीदा था 600 रुपये में और वो बेच रहे हैं 1,000 रुपये में, यानी 400 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। अब ये 400 रुपये उन्होंने क्यों लिया? 400 रुपये उन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें उनका एफर्ट लगा, उनकी एक्सपर्टीज़ लगी, उन्होंने अपने स्किल से उसे काफ़ी अच्छा बनाया, तो उनकी स्किल्स, उनका नॉलेज जो है वहाँ पर वो भी इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद उन्होंने उसमें अपना एफर्ट दिया, समय दिया और कई सारे और चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसके वजह से इसका प्राइस जो है उन्होंने 600 से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया। तो 400 रुपये का जो मुनाफा है उनकी मेहनत, उनके स्किल, उनके नॉलेज, उनके एफर्ट और टाइम के लिए लिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये सारी चीजों का भी अपना महत्व होता है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। आज के इस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उन्हें पूरे गहराई से समझने की कोशिश की और हमने जाना कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और इसे हमने बहुत बखूबी से 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स के मदद से समझने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको आज का यह लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। लेकिन यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो वो मुझे आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका रिप्लाई करके मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके अलावा यदि आपका किसी भी टॉपिक जो कि सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड हो 6 से 12th क्लास के बीच में, उस पर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो या किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हो सके तो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा यदि संभव होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हम जानेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के महत्व को, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तब तक के लिए नमस्कार।